फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। संध्या की आज की नमस्ते आप सभी को। आज उत्तराखंड राज्य युवा सम्मेलन के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत। ये पहल लोकनीति के द्वारा रीशेपिंग द नेशन, राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर एक कदम बढ़ाने के उद्देश्य से न्यू इरा लीडरशिप की ओर युवा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये समय है युवाओं को अधिक रोल लेने होंगे, अधिक जिम्मेवारियों के साथ इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आइए हम जुबानी सुनते हैं लेट श्री रोहित सरदाना जी के अंतिम शब्द जो थे, उनको एक बार सुनते हैं कि किस पीड़ा से युवा हमारा गुजर रहा है। इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हमें से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है। हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है।
दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको सोचना पड़ेगा। मित्रों, ये शब्द एक देशभक्त रिपोर्टर के, ऐसे कई युवा जो देश के लिए सोचते हैं, चाहते हैं कुछ बेहतर हो, अपनी पीड़ा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग मंचों पे बयां कर रहे हैं। लेकिन हम इस पीड़ा को, इस दुर्दशा को बयां करते रहें, सुनते रहें, देखते रहें। अब समय आ गया है इससे उठकर, ऊपर उठकर आगे बढ़ के तब्दीली लाने के लिए हमें युवाओं को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज हम जो इंसानी कार्यक्रम हमारा है इस सेशन में, युवा सम्मेलन में युवाओं को आगे आना है और आगे आने के लिए लाइवलीहुड को, रोजगार को एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बनना जरूरी है। जब तक आत्मनिर्भर युवा नहीं होगा तब तक आगे आके काम करेगा कैसे? तो आज हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहे हैं कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैसे की जा सकती है, क्या एक रूपरेखा बन सकती है, और कैसे हम मैक्सिमम हैंड्स को वर्क, अधिकतम हाथों को काम कैसे दे सकते हैं, इस पे आज चर्चा करते हैं। और उत्तराखंड को ही लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें इस सेशन में हम पहले बात करेंगे, उत्तराखंड का प्रोफाइल जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल वहां का क्या है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो उत्तराखंड का एज पर अवेलेबल रिपोर्ट्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कोप क्या है वहां पे, उस पे हम बात करेंगे। और बात करेंगे टेंटेटिव रोड मैप क्या हो सकता है, उस स्कोप को हार्वेस्ट करने के लिए कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं, और वे फॉरवर्ड आगे क्या। ये 4-5 बिंदु हैं जिन पे हम आज चर्चा करना चाहेंगे। तो चलते हैं पहले डेमोग्राफिक प्रोफाइल की ओर। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य के रूप में देश में स्थापित हुआ। टोटल एरिया 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन डेंसिटी 189 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 189 लोग यहाँ पे रहते हैं। 2 डिविजन्स हैं, गढ़वाल और कुमायूं के। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में विभक्त है ये, 95 ब्लॉक्स हैं और करीब 7800 के आसपास ग्राम पंचायत हैं। 16,826 गांव, 31 टाउनशिप्स हैं, छोटे छोटे कस्बे या बड़े शहर भी शामिल हैं। और पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से अधिक की है आज की डेट में उत्तराखंड की। और लगभग 20 लाख परिवार हैं जो उत्तराखंड में रह रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो अपनी बात कही है उत्तराखंड में कि 22.3% लोग अनएम्प्लॉयड हैं उत्तराखंड में, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा। और एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट है
कि लगभग 100 लोगों ने, 100 यूथ ने, नौजवानों ने सुसाइड किया है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि 100 लोगों ने सुसाइड भी किया है, युवाओं ने। तो ओवरऑल हम ये मान के चलते हैं कि 22 लाख अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यूथ हैं, जो उत्तराखंड में रिपोर्ट किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स में जो है। अब एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपको। जहां में अध्यात्म का आखिरी धाम बद्रीनाथ हो, जहां केदारनाथ की महिमा हो, जहां से पृथ्वी पर श्री गंगा जी बहती हो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाने में प्रयासरत हो, जहां समतल, मध्यम, ऊंचाई और पर्वत श्रृंखलाएं हो। विशेषताओं से भरे ऐसे प्रदेश में नौजवान 2 वक्त की रोटी के लिए कितना संघर्षमय जीवन जी रहे हैं। अपने घर गांव को छोड़कर शहरों में गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। शायद हमने संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी चूक कर दी है। आओ अब मंथन करें कि उत्तराखंड के हर हाथ को काम कैसे दिया जाए। जुड़िए हमारे साथ 8 मई 2021 को शाम 7 बजे उत्तराखंड युवा सम्मेलन में। पंजीकरण करें www.rashtriyalokniti.org। तो फ्रेंड्स, इस अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या किया जा सकता है, इस पे विचार करना अनिवार्य है। और इसके लिए एक मिशन कर्व की अवधारणा को लेकर लोकनीति के माध्यम से आने की बात हुई है। मिशन कर्व का मतलब curtailing unemployment, reviving village entrepreneurship। बेरोजगारी को कैसे कम करें और गांव को कैसे सुदृढ़ करें, जो खाली पड़े हैं उनको भरे कैसे, और कैसे काम धंधे गांव में बढ़ाए जाएं। इस बात को लेकर मिशन कर्व इंडिकेट करता है। अभी जो प्रेजेंट कर्व है अनएम्प्लॉयमेंट का राज्य में, वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और हमारा ये प्रयास होगा इसको वापस नीचे की ओर ले आए। कैसे होगा, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। और एक कमिटमेंट के साथ 15 अगस्त 2022 तक अगर अवसर मिलता है उस राज्य में कार्य करने का, तो हर घर से जहां से कोई रोजगार अभी किसी को नहीं मिला है, एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार सुनिश्चित किया जाए। ऐसी एक कमिटमेंट के साथ मिशन कर्व को यहां पे प्रस्तुत करने की बात हो रही है। हम आगे चलते हैं कि मिशन कर्व के तहत एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है कहां कहां। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कामों में एम्प्लॉयमेंट का स्कोप उत्तराखंड में लगभग 1 लाख लोगों का है। जो सेवाएं सरकार भी इनके प्रकार से देती रही है या सरकार से लोग मदद लेते रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज अगर किया जाए और बहुत एक वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाए, तो उन सेवाओं में लगभग 1 लाख लोगों के लिए रोजगार है। हम आगे बात करेंगे कि 1 लाख को कहने का बेस क्या है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। श्राइन स्पिरिचुअल टूरिज्म, हरिद्वार में गंगा एंड श्री गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह वगैरह बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे जो लोग जाते हैं बहुत सारे ठगे हुए भी महसूस होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार वहाँ अनुकूल लाने की जरूरत है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और उस ऑर्गेनाइज करके करीब 25,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है।
टूरिस्ट स्पॉट्स कुछ आइडेंटिफाइड हैं और भी किए जा सकते हैं, जिनको बिल्ड करके रिवाइव करके भी करीब 25,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये हर्ब्स उत्तराखंड से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं कम कीमत पे। ये इनके इन प्रकार लोग भी जंगल से कुछ परमिशन से कुछ विदाउट परमिशन प्रयास करते हैं एक्सट्रैक्ट करने की, हर्ब्स को देते हैं। इसको भी ऑर्गेनाइज्ड वे में देखा जा सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। और एग्रीकल्चर में जो लोकल पहाड़ी क्रॉप्स हैं उनको प्रमोट करके करीब 30,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग बहुत अनुकूल है, लेकिन हिमाचल की तर्ज पर वहां पे सेब की बागवानी पे काम इतना हुआ नहीं है जितना हिमाचल में हो रहा है। तो एप्पल को कल्टीवेशन को जो हाईटेक वेराइटीज हैं उनको लाया जा सकता है और करीब 60,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती है। और सर्विस सेक्टर्स में लगभग 1 लाख लोगों के लिए संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं। और एक लोक नीति का एक टाइम बैंक का कॉन्सेप्ट है, जब जिस व्यक्ति के पास कोई अश्योर्ड इनकम जनरेट करने वाला काम नहीं है, उस वक्त वो व्यक्ति अपने समय को किस प्रकार डिपॉजिट कर सकता है गवर्नमेंट के नेटवर्क में आके काम करके। ये एक टाइम बैंक का एक कॉन्सेप्ट है, इस पे विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। करीब 1.5 लाख लोगों के लिए समय को सुव्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करने की संभावना है। इस प्रकार कुल मिला के 5 लाख लोगों के लिए रेडिली अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे काम किया जा सकता है और जिन पे आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। अब हम इसमें पहले वाले विषय को चुनते हैं जिस पे हम विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे। गवर्नमेंट सर्विस से जुड़े हुए जो 1 लाख की संभावनाएं क्या हैं, उन पे उनका आधार क्या है, उस आधार पे हम बात करना चाहेंगे। जो बाकी हमने बातें लिखी हैं उन पे हम अलग अलग तरीके से आने वाले समय में भी चर्चा करेंगे कि इसकी परिकल्पना का आधार क्या है। तो हम बात पहले नंबर 1 गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है और 1 लाख लोगों को कैसे यहाँ पे से एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सकता है। इसका जो सबसे पहला उद्देश्य है इस सर्विस को इंट्रोड्यूस करने का, वो उद्देश्य है ब्रिंगिंग स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल। आज लोग रोजमर्रा के जीवन में स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रेस हैं और ये स्ट्रेस व्यक्ति को मुस्कुराने में विघ्न पैदा करने वाले हैं, मुस्कुराहट पैदा नहीं होने देते हैं चेहरे पे। तो ऐसा क्या किया जाए कि व्यक्ति मुस्कुरा सके? उसके लिए जरूरी है जो व्यक्ति की परिवार की चिंताएं हैं, उन चिंताओं को कैसे एक जगह समेटा जाए और उनके समाधान उनको दिया जाए। इसी परिकल्पना को लेकर बात हम कर रहे हैं। देखिए, एक कॉमन आदमी को चाहिए क्या होता है, ये जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। आम आदमी क्या चाहता है जीवन में? पहले चाहता है कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, स्वस्थ रहने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, विघ्न मेरे ऊपर ना हो। मुझे स्वस्थ रहने के लिए चिंतित ना होना पड़े कि अगर अस्वस्थ हो गया तो बाद में मेडिकेशन मिलेगी क्या टाइमली, ऐसा एक स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है सबसे बड़ा। दूसरा, अफोर्डेबल इन क्वालिटी एजुकेशन।
जो हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा दे पाए और बहुत महंगी वो ना हो, हम अफोर्ड कर सकें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो ताकि हमें चिंतित अधिक ना होना पड़े। और तीसरा है जीवन यापन के लिए जरूरी गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले, ताकि हम अच्छे से खा पी सके, जी सके, बढ़िया से जी सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को समझ सके। और अगर हम कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं, उस गतिविधि को लागू करने के लिए, शुरू करने के लिए मुझे फैसिलिटेशन मिले, मुझे दर दर भटकना ना पड़े, भागना ना पड़े, जानकारी के लिए ना भागना पड़े, उससे संबंधित तमाम काम करने के लिए, वो चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, बैंक से लोन पास करवाना है, या जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, लाइसेंस है, एनओसीज है, अप्रूवल्स है, परमिशंस है, ये सब के लिए बहुत ज्यादा भागना ना पड़े, ऐसा एक फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट हो ताकि मैं काम कर सकूं, ऐसा आदमी चाहता है। और फिर फाइनेंशियल गाइडेंस एंड मोबिलाइजेशन सपोर्ट। जिस कार्य को करने के लिए पैसों की जरूरत है, वहां पैसे ही लगेंगे, लेकिन वो पैसे सही तरीके से कैसे मिल पाए, इस पे कोई मदद हो, ठीक से गाइडेंस सपोर्ट मिले। और मेरे जो या व्यक्ति ने, परिवार ने जो मेहनत करके एसेट्स क्रिएट किए हुए हैं, कुछ पूंजी है अपने पास, जमीन जायदाद है, संपत्ति परिसंपत्तियां जो भी हैं, उन सब की ठीक से सेटलमेंट हो, वहां पे किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो कि जीवन भर की पूंजी कहीं देखते देखते गायब हो जाए। और हसल फ्री प्रोसीजर्स हों, अगर सरकार से जुड़े हुए कुछ काम हैं, उन कामों को करना है, उन कामों को करने में मुझे बार बार कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े, ऐसा एक इन्वायरमेंट हो जहां पे प्रोसीजर्स आसान हो, आसानी से कोई भी काम किया जा सके। ये कुछ एक बुनियादी बातें हैं जो व्यक्ति चाहता है, और साथ में चाहता है इमरजेंसी सपोर्ट, कि जब किसी भी प्रकार का कोई डिजास्टर जैसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, इमरजेंसी पैदा हो जाए, तो इमरजेंसी में सपोर्ट मुझे मिले, कोई व्यवस्था हो जो मुझे वहां पे आगे मदद करे। एक सामान्य व्यक्ति इन सभी बातों को चाहता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि अगर ये सभी बातें सुनिश्चित हो जाए तो व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट अवश्य आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्कुराहट ना आ पाए। इसी ही मूल अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम मिशन कर्व के तहत जो 1 लाख लोगों के लिए रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उसका मूल आधार यही है। कैसे? हमें सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए, हेल्थ में लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हेल्थ सर्विसेज घर में देने के लिए, शिक्षा से जुड़े हुए, एजुकेशन से जुड़े तमाम कार्यों को, तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए सपोर्ट चाहिए। एग्रीकल्चर में सपोर्ट चाहिए कि बेहतर कृषि, हमारी उन्नत बीज, खाद, बायोपेस्टिसाइड कैसे मिले। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में कैसे अच्छे बीज या अच्छे पौधे लाएं, उनकी तकनीक, उनको कैसे बड़े करना है, हार्वेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी चाहिए। बैंक्स और फाइनेंस से जुड़े हुए मामले, उसकी में समझ और उसमें सपोर्ट की जरूरत है। बिजनेस अगर शुरू करना है किसने, वहां पे मदद होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सपोर्ट, हमारी हर एक लाइफ, हर एक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो, सिक्योर हो। हेल्थ सिक्योरिटी हो मींस इंश्योरेंस होनी चाहिए, हेल्थ की, लाइफ की, जो भी प्रॉपर्टी है उन सब की, और इमरजेंसी में सपोर्ट की संभावनाएं, ऐसी व्यवस्था हो।
गवर्नमेंट से जो लाइसेंसेस चाहिए, एनओसीज चाहिए, या सरकारी जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का लाभ लेने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समयानुसार पूरा कर सकें, ऐसी भी एक सपोर्ट की जरूरत है। और रूरल प्रोड्यूस मार्केटिंग, जो हम अपने खेत खलिहानों में पैदा करते हैं, उस पैदावार को कैसे हम सही मार्केटिंग कर पाए, सही दाम उसका हमें मिले, इसमें सपोर्ट की जरूरत है। और लैंड एंड रेवेन्यू मैटर्स में, लैंड में, प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद संबंधित जो काम है, जो बहुत जटिल व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को साधारण तरीके से कैसे हम पूरा कर सके, इन सभी 10 एरियाज अभी लगभग आपके सामने हैं। यहाँ पे इन 10 एरियाज के माध्यम से लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, और उस सपोर्ट को देने के लिए हमें लोगों की जरूरत है, सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सर्विस देते रहेंगे, और लोगों को इन तमाम विषयों में सेवाएं मिलती रहें, ऐसा एक मॉडल इजाद करने की जरूरत है, इवॉल्व करने की जरूरत है। हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ टूरिज्म में क्या हो सकता है कि हर परिवार का हेल्थ प्रोफाइल हो, कंप्लीट हेल्थ का डेटा ऑनलाइन हो। घर में कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल लैब होनी चाहिए कि घर में जाके टेस्ट लिए जा सके, और रिपोर्ट ऑनलाइन शेयर की जा सके, सस्ती दवाइयां घर में पहुंचाई जा सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्तियों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए दूर के हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत ना हो। हम घर बैठे हेल्थ को कैसे बेहतर दे सकते हैं लोगों को, एक विषय ये है। एजुकेशन में बच्चों को शुरू से लेकर उनको समझने की जरूरत है कि उनका एप्टीट्यूड क्या है। साइकोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट आज की डेट में अवेलेबल है कि बच्चा किस दिशा में अच्छा कार्य करने वाला है, उसी दिशा में उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की बात हो सकती है, जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश, ऐसे विषयों में जो गांव के बच्चे स्ट्रगल करते हैं, वहां पे आसान भाषा में ये पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो सकती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैसे हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स और बिहेवियरल ट्रेनिंग्स दे सकें, और साथ में काउंसलिंग की जरूरत लगभग सभी को कभी कभी पड़ती है। माइंड को ट्रेन करने की जरूरत होती है, जो काउंसलिंग के माध्यम से किया जा सकता है। तो और ई लर्निंग के माध्यम से बहुत सारे कोर्सेज, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट वगैरह की व्यवस्था की जा सकती है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन में काम किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में मैन्योर को जो बायोवेस्ट से हम मैन्योर कैसे तैयार करें, फार्मर्स खुद कैसे तैयार कर सकते हैं। और कैटल फीड में दूध या दूसरी जो कैटल से ईल्ड होने वाला है, प्राप्त होने वाली चीजें, उनकी बढ़ोतरी कैसे हो, उसके लिए सप्लीमेंट्स हैं अवेलेबल। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर क्या सपोर्ट देने की जरूरत है, और मिट्टी की जांच से लेकर और जो माइक्रो प्लानिंग खेती की है, हमारे पास कितने खेत हैं, किस तरह की मिट्टी है, वहां पे जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, क्या क्या बेहतर उगाया जा सकता है वहां पे, उस सभी तरह की माइक्रो प्लानिंग हर परिवार की करने की जरूरत है, ताकि एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अच्छी पैदावार कर सके और अच्छी उनकी कमाई हो। और बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में जो अवेलेबल फंड्स हैं, पैसे हैं लोगों के पास, वो अच्छी तरीके से कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सके, बढ़िया उनके लिए इंटरेस्ट ब्याज उस पैसे पे सेविंग पे कैसे दिया जा सकता है। अगर वो इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट की प्री फिजिबिलिटी एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और अगर लोन्स की बात है तो वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन की है, बैंक से फैसिलिटेशन सपोर्ट की जरूरत है। ये सब रहती है, कुछ टेक्निकल काम है जो आम आदमी स्वयं नहीं कर पाता है, बहुत स्ट्रगल इसके लिए करते हैं और काफी समय भी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मदद करने के लिए कोई लोग अवेलेबल हो तो चीजें आसान हो जाती हैं।
और जिस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय शुरू करना है, व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना है, उसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आना है, फंडिंग सपोर्ट कैसे होनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एरियाज उसमें क्या है, ये सब तौर तरीके हैं। और बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, मार्केटिंग लिंकेजेस कैसे करनी है, ये सब ऐसे काम हैं जिनकी अगर सपोर्ट टाइमली नहीं मिल पाती है तो व्यक्ति के फेलियर होने की संभावनाएं अधिक हैं। और डेटा कहता है हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कि अगर 100 आदमी शुरू करते हैं बिजनेस के लिए, कोई पहल करते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर लगभग 10 आदमी वहां पे ही टिक पाते हैं, 90 आदमी फेलियर की वजह से छोड़ जाते हैं, मैदान से भाग जाते हैं, बिकॉज वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और यहाँ पे हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, ये वही बात हम कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति आए तो अगर कोई भी उसके पास सहारा नहीं है, हाथ बढ़ाने वाला आगे नहीं है, तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की जो उस वक्त सहारा दे, उस वक्त एक मदद और आशा की किरण व्यक्ति को दिखाए। इसके साथ साथ जो लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सारी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, ये सुनिश्चित हो। ऐसी व्यवस्था के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत है। फिर यूटिलिटी लाइसेंसेस एंड ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें बहुत बार बहुत सारे कामों के लिए हमें सरकार के पास जाना पड़ता है। कहीं फॉर्म भरना है, कहीं अप्रूवल लेनी है, कहीं इंस्पेक्शन होनी है, कहीं वेरिफिकेशन होनी है, कहीं एनओसी लेना है। दुनिया भर के काम हैं जो सरकारी तंत्र के माध्यम से करने होते हैं। और आज ऑनलाइन काफी तो हो गए हैं, लेकिन बहुत अभी होने बाकी है। और उसके भी जो प्रक्रियाएं हैं जटिल हैं, आज भी हर आदमी स्वयं नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है कि लोगों के सारे काम करके कोई एजेंसी दें, कोई लोग आए और लोगों के इन कामों को करके दें, ताकि बार बार जाना ना पड़े ऑफिस में, बार बार समय अपना ना गंवाना पड़े। रूरल प्रोड्यूस मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट साइकिल रूरल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो पैदावार होती है उसके लिए सही दाम क्या होना चाहिए, सही मार्केट कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, ब्रांडिंग मार्केटिंग की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वहां पे भी सपोर्ट की जरूरत है। और ये ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर इन सभी कार्यों को किया जाए तो बहुत आसान हो जाता है कि लोगों को अपनी फसल पे अच्छा दाम मिल सके। लैंड एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में जो रेवेन्यू से जुड़े हुए एरियाज हैं बहुत जटिल हैं, इनकी लैंग्वेज भी टोटरमल के टाइम की यूज हो रही है। अभी लोगों को पता भी नहीं चलता है किस भाषा में कौन से पर्चे जमीन के बनते हैं और उसका मीनिंग क्या है, समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इन कामों को भी सपोर्ट करने के लिए टीम की जरूरत है। और अगर बिल्डिंग बनानी है, मैप अप्रूवल करवाने हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आर्किटेक्चरल डिजाइन करना है, या डिफरेंट एनओसीज लेने हैं अलग अलग स्टेक होल्डिंग डिपार्टमेंट्स के, तो वहां पर भी सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पे इन सभी सपोर्ट की बात इसलिए हो रही है कि व्यक्ति को स्वयं अपने कार्यों को करने के लिए अपना अगर वो समय देते हैं, वो समय बहुत ज्यादा लगता है और काफी लोगों की मदद लेनी पड़ती है। तो अगर व्यवस्था हमारे यहाँ पे है कि जो व्यवस्था मदद करे आके लोगों के इन सारे कामों को करके दें, तो बहुत कम समय में ये सारे कार्य हो सकते हैं और जो तरक्की है जीवन की फास्ट हो सकती है। फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड एरिया डेवलपमेंट सर्विसेज, अगर हमने किसी पर्टिकुलर एक कोई एनजीओ है, कोई सोसाइटी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई ग्राम पंचायत है, अगर उनको भी सपोर्ट करना है कि बेहतर तरीके से कैसे वो कर सकते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां पे भी मदद हो सकती है। और अगर पर्टिकुलर एरिया को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ज्योग्राफिकल एरिया को ओवरऑल डेवलप करना है, उसकी माइक्रो प्लानिंग बनानी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनानी है, फंडिंग को सोर्स करना है और सोर्स करने के बाद इम्प्लीमेंट करना उन प्रोजेक्ट्स को, उसमें भी सपोर्ट की जरूरत है। तो ये भी एक अलग से एरिया है जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है।
बहुत सारे जो लोग हमारे हैं विदेशों में हैं, विदेशों में वो लोग रहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए या उनके स्वयं के कुछ काम सरकार से जुड़े हुए पेंडिंग पड़े रहते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं करने। उनको भी सपोर्ट देने की कोशिश की जा सकती है कि कैसे उनके कामों को किया जा सके। तो ये भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत है, सेवाएं प्रदाताओं की आवश्यकता है। डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शनियरिंग सर्विसेज भी एक एरिया है जिसपे हम बात करेंगे कि सही उम्मीदवार को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी रेटिंग कैसे करें, और प्रमोशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स बहुत सारे धन व्यय करते हैं। यहाँ पे भी एक सही सपोर्ट की जरूरत है कि राइट आदमी को राइट तरीके से सपोर्ट कैसे दी जा सके। तो यहाँ पे भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सपोर्ट की बात की जा सकती है। ये कुछ बातें हमने कही थी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे कि कैलकुलेशन की गई है एम्प्लॉयमेंट स्कोप को लेकर, ये कैलकुलेशन की गई है कि ग्राम पंचायत में हमें कम से कम 10 लोगों की जरूरत है ग्राम पंचायत में है। एक आदमी हेल्थ में सपोर्ट करेगा, दूसरा एजुकेशन में, तीसरा एग्रीकल्चर में, चौथा हॉर्टिकल्चर में, पांचवा बैंकिंग एंड फाइनेंस में, चौथा बिजनेस डेवलपमेंट में। इस प्रकार से जो आप 10 एरियाज यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इन हर एक एरिया में एक व्यक्ति गांव में चाहिए पंचायत में जो मदद करे, परिवारों की घरों में जाके मदद करे इन सारे एरियाज में। अगर उत्तराखंड के परिदृश्य में हम देखें, करीब 7,800 ग्राम पंचायत अप्रोक्सीमेटली हैं, इससे थोड़ी ज्यादा है। तो वहां पे अगर 10-10 लोगों को भी एक ग्राम पंचायत में डिप्लॉय किया जाए तो कुल मिला के 78,000 लोग तो ग्राम पंचायत लेवल पे सर्विस एसोसिएट के रूप में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। और उनका जो सेकंड लेवल है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो एक सेकंड लेयर है सर्विस प्रोवाइडर्स की, जो काम पंचायत वाले लोग कर पाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, एक लेवल तक पंचायत के लोग काम करेंगे, दूसरे लेवल पे काम करने के लिए ब्लॉक पे लोग बैठे होंगे उसी सर्विस के लिए, तो वो प्रोग्राम ऑफिसर लेवल के लोग होंगे। वहां पे भी हर ब्लॉक में कम से कम 30 लोगों की जरूरत है जो हर एक सर्विस डिविजन्स में डिप्लॉय किए जा सकते हैं काम करने के लिए। और तीसरे लेवल पे जो काम होंगे, एक सर्विस को एक पार्ट एक लेवल तक ग्राम पंचायत वाले ने किया, उसके दूसरे लेवल तक उस सर्विस को ब्लॉक वाले ने पहुंचाया, और तीसरे लेवल तक उस काम को डिस्ट्रिक्ट वाले ने पूरा करना है उस सर्विस के लिए। तो वहां पे एक जिले में कम से कम 5 लोग एक उसी सर्विस को लेकर हों, सीनियर लेवल पे, प्रोग्राम मैनेजर लेवल पे, और स्टेट लेवल पे, डिवीजन हेड लेवल पे 10 लोगों की हर एक सेक्टर में जरूरत है। ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली काम करने वाले लोग हैं। इसके अलावा ये जो सर्विसेज देंगे, सर्विसेज देने के लिए बैक एंड में सपोर्ट की जरूरत भी है। एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूं, हेल्थ केयर की हम बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर में हेल्थ एजुकेशन एक काम है जो लोगों को बताना है कि सही जीवन शैली क्या है, सुबह से शाम तक हमारा दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, हमारा खान पान की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कितना खाएं, कब कब खाएं। ये सब विज्ञान है इसके पीछे, और आयुर्वेद ने बहुत वैज्ञानिक तरीकों से और हमारे ऋषियों ने काफी वैज्ञानिक तथ्य इस पर पेश किए जो लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी वजह से आजकल हम बहुत प्रकार की बीमारियों के शिकार हैं। वो राइट लिविंग की बात देने के लिए हेल्थ एजुकेटर हमें चाहिए। अगर बीमार पड़ गए तो उनके टेस्ट करने के लिए हमें लेबोरेटरी टेक्नीशियंस भी चाहिए जो सैंपल घरों से कलेक्ट कर सके। फिर लैब में सैंपल ले जाने के बाद प्रोसेस करने वाले भी टेक्नीशियंस चाहिए। फिर टेक्नीशियन ऐसे भी चाहिए, टेक्निकल लोग जो ऑनलाइन डॉक्टर से पेशेंट्स को जोड़ सके, उनकी बात करवा सके, चर्चा करवा सके रिपोर्ट पे। टेलीमेडिसिन के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इस प्रकार काफी बैक एंड में भी लोग होने की जरूरत है ताकि उन सेवाओं को लोगों तक पहुंचा सके, ठीक से पहुंचा सके। तो ये इनडायरेक्ट बैक एंड में काम करने वाले लोगों की अगर हम बात करें, ब्लॉक लेवल पे बैक एंड में काम करने वाले लगभग 20 लोग चाहिए होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15 लोग, स्टेट लेवल पे 10 लोग।
ये हर एक डिवीजन के लिए ऐसे लोग चाहिए होंगे। और कुल मिला के अगर आप देखें तो 21,000 के आसपास लोग हैं जो बैक एंड में काम करने वाले होंगे। और स्टेट लेवल पे लगभग 100 लोग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 845, ब्लॉक लेवल पे 2850 और ग्राम पंचायत लेवल पे 78,000 लोग। कुल मिला के 1 लाख से अधिक की ये मात्रा है जहां पे 1 लाख से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाया जा सकता है। और इनका रोल है इनका लोगों को सर्व करना, और लोगों को सर्व करना लो कॉस्ट में लोगों को सर्व करना। हम आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉर्चुनिटीज क्या है? डिस्ट्रिक्ट वाइज अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे कि देहरादून में 6 ब्लॉक हैं, जिले में 460 पंचायतें हैं और उनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करीब 200 लोग हमें चाहिए, ब्लॉक लेवल पे 3000 लोग चाहिए, ग्राम पंचायत लेवल पे 4600 लोग चाहिए। कुल मिला के देहरादून जिले में 7800 लोगों के लिए संभावनाएं हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार में 6 ब्लॉक हैं, लगभग 6280 लोगों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। चमोली में 9 ब्लॉक हैं, 10,850 लोगों की जरूरत रहेगी। रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक हैं, 339 ग्राम पंचायत से 5090 लोगों की जरूरत रहेगी। इस प्रकार उत्तरकाशी में 8200, पौड़ी गढ़वाल में 19,820, अल्मोड़ा में 17,320, नैनीताल में 8180, पिथौरागढ़ में 11,050, यूएस नगर में 7110, बागेश्वर में 5860 और चंपावत में 5330। कुल मिला के 1,28,000 के आसपास की ये गणना है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसका एनालिसिस है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सकता है। हम आगे चलते हैं। टेंटेटिव रोड मैप इसके लिए क्या हो सकता है? फर्स्ट ईयर का प्लान 1 से 3 महीने के भीतर सिलेक्शन पोटेंशियल कैंडिडेट्स की जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं उनकी सिलेक्शन, और पंचायत ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 जो सर्विस डिविजन्स हैं उन सब के लिए सिलेक्शन का काम फर्स्ट 3 मंथ्स के भीतर किया जा सकता है। और ट्रेनिंग उसके बाद, क्योंकि सर्विस देने से पहले जानना बहुत जरूरी है सर्विस देनी कैसे है, सर्विस की माइक्रो डिटेल्स क्या है, उसके इम्पैक्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर ट्रेनिंग 4 से 6 महीने के भीतर, मतलब 3 महीने की ट्रेनिंग 4थे से 6ठे महीने के भीतर जो ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो डिफरेंट ट्रेड्स यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है, मिलती जुलती ट्रेनिंग इनकी हो सकती है। और 7वें महीने में फील्ड में डिप्लॉय किया जा सकता है इंटर्नशिप के लिए, एक्सपोजर के लिए, क्योंकि जो आपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो पढ़ाई की है, जाना है, समझा है, उसको फील्ड में जाके देखना है कि फील्ड में जब हम उन बातों को उतारते हैं क्या दिक्कतें आती हैं। वो 1 महीने का फील्ड एक्सपोजर होगा। और 8वें महीने में फील्ड में डिप्लॉयमेंट हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट को ऑन रोल शुरू किया जा सकता है। 1 लाख लोगों के साथ ही शुरुआत की जा सकती है। 8 महीने का ये पूरा प्लान इस तरह से बना हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, जब इतने सारे लोग फील्ड में होंगे काम करने के लिए, और 20 लाख परिवार जो यहाँ पे उत्तराखंड के हैं, उन सभी लोगों का डेटा होगा, उनकी सबकी जरूरतों का पता किया जाएगा, उनको सभी को सहूलियतें घर में दे दी जाएंगी। तो कितना परिवर्तन उनके जीवन शैली में आएगा और कितनी तेजी से उनकी प्रगति आगे होगी, और कितना एक इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पाएंगे। क्लीन इन्वायरमेंट का मेरा मतलब ये है कि जिन कामों को करने के लिए लोगों को सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ रहा है, कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलना पड़ रहा है, और वहां पे ले दे करके बहुत सारे काम करवाते हैं, ऐसा एक कल्चर बन गया है। तो यहाँ पे लेने देने की प्रथा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग जो घर में सर्विस दे रहे होंगे उनको लेने देने का कोई मतलब नहीं है। उनकी रेटिंग उल्टी होगी कि क्या उनका व्यवहार कैसा था, कितने समय में उन्होंने सेवाएं लोगों को दी। इस प्रकार से ये जो भ्रष्टाचार वाली बात है,
ऑफिस से जुड़े हुए जो करप्शन है इसको जीरो तक पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जो रोड मैप है ये द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि पहले 3 महीने में सिलेक्शन, अगले 3 महीने में ट्रेनिंग और फिर उसके अगले 1 महीने में फील्ड एक्सपोजर और 8वें महीने में डिप्लॉयमेंट। ये एक व्यवस्था की जा सकती है जब से हम शुरू करते हैं। तो हम लगभग 50 ट्रेड में 9 महीने के 8 महीने के अंदर अंदर लगभग 1 लाख लोगों को डिप्लॉय कर चुके होंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुके होंगे, ऐसी व्यवस्था है। वे फॉरवर्ड क्या है? उत्तराखंड के युवाओं को आगे आना बहुत जरूरी है और ये व्यवस्था लोक नीति के तहत, क्योंकि राजनीति की व्यवस्था हमने देखी है, राजनीति की व्यवस्था सिर्फ यही है कि अपने लिए कैसे मिले, जोड़ तोड़ करके कैसे आगे बढ़े, दूसरे को नीचा दिखा के खुद आगे कैसे बढ़े, ऐसी व्यवस्था राजनीति की रही है। इसको क्लीन करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। इसलिए लोक नीति के माध्यम से हम सबको इकट्ठे होने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है। तो आप देखेंगे जो गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ जो काम है, एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो रही होती है। और जो श्राइन्स एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म में 25,000 लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, ये एम्प्लॉयमेंट सेकेंड ईयर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इससे जुड़े हुए जो भी बुनियादी काम है वो पूरे होने हैं ताकि सेकेंड ईयर तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके। टूरिस्ट स्पॉट को लेकर भी यही बात है, सेकेंड ईयर से एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एग्रीकल्चर को, और हॉर्टिकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट की संभावना सेकेंड ईयर से क्रिएट की जा सकती है। जो अगले 3 हैं, हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ट्रेडिशनल फूड और टाइम बैंक की जो हम बात कर रहे हैं, ये तीसरे महीने में एम्प्लॉयमेंट की बात होती है। तो मान के चलिएगा 3 महीने के एंड तक 5 लाख लोगों के लिए एक रोजगार का पूरा खाका रेडी है। इस पे आगे बढ़ने की मात्र जरूरत है। तो अभी आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाए ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़े। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू एरा लीडरशिप। ये आज के वेबिनार की कुछ झलकियां थी जो आपके साथ साझा की। इस वेबिनार को लेकर एक फीडबैक फॉर्म आपके साथ अभी चैट बॉक्स में शेयर किया जाएगा, शायद शेयर किया भी जा चुका होगा। तो उस पर आप जरूर आज अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। कैसा आपको आज का ये सेशन लगा और इससे संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी अपनी प्रतिक्रिया है। और अब हम क्वेश्चन आंसर के लिए आज का सेशन ओपन करते हैं एंड हम इनवाइट करना चाहेंगे आपको, जो भी अपने क्वेश्चंस रखना चाहते हैं सामने, उस पर हम बात करें। तो अगर मैं चैट बॉक्स में जाके देखूं तो
अगर कोई प्रश्न है मैं यहाँ से उठाने की कोशिश करता हूँ। फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी शेयर कर लिया गया है। अगर किसी के कोई प्रश्न हैं तो कृपया आप चैट बॉक्स में आके लिखें और उन पे हम बात कर सकते हैं। और जब तक आपके कोई प्रश्न आते हैं मैं निवेदन करना चाहूँगा आज के जो सेशन के जिन्होंने प्रिजाइड किया है आज के सेशन को, ये हैं ब्रिगेडियर बीके खन्ना। मैं खन्ना साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज के सेशन पर दो शब्द जरूर कहें। ब्रिगेडियर बीके खन्ना, जैसे कि आप टाइटल से समझते ही हैं कि देश के लिए मिलिट्री में रहकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी के ये नेशनल चीफ कन्वीनर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब से, तो इसमें दो शब्द कहें सर। ओवर टू ब्रिगेडियर साहब प्लीज। धन्यवाद लोक शर्मा जी। आपने बहुत ही जो है अच्छे तरीके से बहुत डिटेल से जो है अपना विस्तार से बताया है कि किस तरीके से हमने आगे जाना है और उसके अंदर उम्मीद है कि ये सब को समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा है कि कोई भी जो है प्लान बनाई जाती है उसके अंदर जो है परफेक्ट कभी भी नहीं होती है, उसके अंदर ऐड ही हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है अगर हमें कुछ भी मतलब उसके अंदर समझते हैं कि इसको और अच्छा किया जा सकता है तो किसी का भी सुझाव है वो बहुत बहुत वेलकम है। इसके अंदर सिर्फ मैं यही करना चाहूँगा कि कोई भी जो है, चाहे रेवोल्यूशन है या चाहे वो कोई भी जब भी पार्टी बनती है, तो सबसे पहले जो आगे आते हैं वो हैं यूथ ही, क्योंकि वही है कल का फ्यूचर है। और वो है यूथ को क्या है थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि क्या उन्होंने करना है। वो हमने कोशिश किया जा रही है कि किसी तरीके से हमें उनको गाइडेंस करके करने हैं। देश उन्होंने, स्टेट को उन्होंने आगे लेके जाना है। और ये जो पार्टी बनेगी वो ज़्यादातर ये है पार्टी और बनेगी सिर्फ जो है यूथ की ज़्यादातर। अगर जैसे कहा जाएगा तो यूथ की पार्टी माना जाएगा इसके लिए। इसके अंदर जो ज़्यादातर जो होंगे वही आगे इसको लेके जाएंगे, ताकि एक नहीं आगे के लिए भी हो। आप एक डिटेल के अंदर बताया गया काफ़ी डिवीजन वगैरह। मैं एक आधा और सुझाव देना चाहूँगा शर्मा जी को। वो ये है कि एक हम सेक्टर है जो कि हम भूल गए हैं और वो है एक आर्म फोर्सेस सेक्टर। यहाँ पर आर्म जो है स्टेट के अंदर से, उत्तराखंड से अंदर से गढ़वाल राइफल्स हैं, कुमाऊं रेजिमेंट वगैरह हैं। ये तो मेन दो यहाँ से जाते हैं। और इसके अलावा भी जो है बाकी के जो सर्विसेज में हैं या आर्म्स में अंदर भी हैं, उसके अंदर भी काफ़ी मतलब जो है जाते हैं। तो उसके अंदर जो है आमतौर पर अगर देखा भी जाए कि उनको भी अगर बताया जाएंगे तो कम से कम नहीं तो जो है आप देख जाएंगे उस बाद में कुछ समय के बाद में जो वापस भी आ जाते हैं। यानी कि कोई भी जवान गया होगा अगर 17, 18, 19 साल के अंदर है, वो अगर रिटायरमेंट अगर होगा तो 37, 38 साल के अंदर वापस आ जाता है। तो वो भी एक बहुत किस्म से असेट है करने के लिए। तो वो भी एक अच्छी मतलब जो है ट्रेंड किया हुआ है, पर उसके लिए भी एक जो है अवेलेबल है, उसके अंदर दिया जा सकता है। उसके बाद उसको यूज के अंदर लेके आया जा सकता है। दूसरा जो है अभी मैं एक अपना बताऊंगा कि हम गए हुए थे यहाँ उलन बता रहा है मंगोलिया के अंदर। और वहाँ पर एक ये यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2018 के अंदर। 2018 के अंदर तो वहाँ पर गए थे। तो हम रात के टाइम के अंदर घूम रहे थे, शाम के अंदर उलन बतार के अंदर ही। तो हमने बोला कि चलो यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन का खाना चाहे गया है, क्योंकि वहाँ पर अब तंग आ गए 3-4 दिन के अंदर कि इंडियन का खाना कहाँ, इंडियन कहाँ हो सकता है। तो जब तक हम पहुँचे तो वहाँ पर जो है कुछ 9:30-10 बज गए थे। तो वो एक इंडियन रेस्टोरेंट तो मिल गया,
जीपीएस से देखने के बाद में, और उसको उन्होंने बाहर लिखा हुआ था कि क्लोज हो चुका है ये। पर उन्होंने उसको बोला कि देखिए ऐसे है कि उसके जो ओनर है उसको बुलाइएगा ताकि हम उससे बात कर सकते हैं। जो ओनर बाहर निकल के आया है और तो वो पता लगा कि वो गढ़वाल राइफल का था के लिए। तो हम उसे बोला कि आप मतलब जो है यहाँ पर कैसे आ गए यहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं यहाँ से जो है 7-8 साल से हूँ और यहाँ पर उन्होंने शादी वगैरह की है, और अभी उन्होंने ना केवल 1 बल्कि 2 या 3 उन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिए हैं। हाँ 7 साल के बाद वापस जरूर जाना पड़ता है पर उसको करने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा हुनर है, अगर जो रेस्टोरेंट वैसे जब भी चलाए हैं तो जो है वो अब्रॉड में भी देखिएगा तो जहाँ पर चल रहे हैं वो ज़्यादातर वो लोग किसके हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह हुआ है वहाँ पर रहने के लिए। और एक बहुत ज़्यादा जो है बाहर के लिए भी जाते हैं पर उनको जो ट्रेनिंग तो पता नहीं लगता कि क्या कहाँ लोगों ने जाना है। नहीं तो ये 22 लाख जो है लोग अभी जो अभी कह रहे हैं कि 22 लाख जो है बिल्कुल अभी अनएम्प्लॉयड वगैरह हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगी? 5 लाख के लिए तो है, फिर भी काफ़ी गैप तो है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि और क्या किया जा सकता है कि जैसे कहते ये 5 लाख से लेकर वो जो पूरा जो 22 लाख है उसको पूरा कम किया जा सकते हैं। तीसरा कि एक और सर्विसेज में जाने के बजाय जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छा है। वैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहे वो बिजनेस के अंदर हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई अपना एंटरप्रेन्योर वैसे बताया भी है उसके अंदर करने के लिए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना केवल आप अपनी एक जो है एक धाक जमाते हैं, एक अपना एक सेटअप करते हैं, बल्कि अपने दूसरों को भी एक जो है कार्य करने के लिए, दूसरों के लिए भी रोजी रोटी चलाने के लिए, दूसरों का भी एक परिवार चलाने के लिए भी उनको भी अपना वो देते हैं। तो वो एक हुनर है वहाँ पर, ये उत्तराखंड के अंदर मैंने देखा है। तो काफ़ी वो मतलब जो करना चाहते हैं बिसाइड्स ऑफ कोर्स कुछ जो मतलब सर्विसेज के अंदर है, पर ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेके जाके, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो चाहे वो अपना सर्विस सेक्टर। आजकल जैसे देखा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी कि लोग अभी 8-10 लोगों ने मिलकर क्या किया है, कुछ एक मतलब अपने बना लिए, यंगस्टर्स नहीं सिर्फ बना लिए हैं लोगों जो हम एजेड हैं थोड़े लोग हैं तो नहीं जा सकते बाहर, तो उन्होंने ये बोला कि बजाय कि आप अमेज़ॉन के अंदर जाइएगा या फ्लिपकार्ट के अंदर जाइएगा, तो वो उन्होंने बोला कि आप हमें डायरेक्टली बताओ, क्योंकि अमेज़ॉन वाला 20% जो है आपका पैसा ले जाता है वहाँ से के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमें ऑर्डर देंगे, हम आपको सीधा वहाँ से पहुँचा देंगे, आपको जो सिर्फ 2 या 4% देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये एक एंटरप्रेन्योर है, और आज वो मैंने देखा है कि पिछले 1 साल के अंदर है कम से कम नहीं तो जो है कम से कम 1-1.5 करोड़ के लोग बन गए। एक कैसे एंटरप्रेन्योरशिप है। तो वो जो है हमें इस तरीके के भी करेंगे हम करने के लिए काम के लिए, ताकि जो ओवरऑल जो है कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी ये ना कहे कि हमारे परिवार के अंदर किसी को कोई जो सर्विस नहीं है। वो हमारा लक्ष्य रहेगा कि हर को जो है चाहे वो सर्विस में जाना चाहे या चाहे वो अपना जो है एक बिजनेस खोलना चाहे, अपने परिवार का वो जो है निभा सके उस एरिया जो है, ताकि और ये नहीं हो कि वो उसको वो डिपेंडेंट करना पड़े कि नहीं गवर्नमेंट के अंदर है काम करेगा, उसको जो है काम कर ले उसको मौका दिया जाएगा, ताकि वो जो है ये कहे कि यस जो हमने किया है इसको आगे बढ़ा के जाना चाहिए, ना केवल उसी के बीच में अंदर रहकर बल्कि उसके अंदर बाहर जाकर रहने के लिए। एक चीज़ और बिफोर आई क्लोज इट कि जो है हमें देख रहा था कि देश के अंदर ही जो है अभी सिर्फ हेल्थ के अंदर हमारे 1.5% ही सिर्फ जीडीपी का दिया जाता है। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी जो हमारे कोविड-19 का जो है वो देखा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही खराब है। आज मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर ही, सबसे ज़्यादा अभी जो इफेक्ट हुआ है आबादी के हिसाब से लेकर 1 करोड़ की आबादी है, और उसके अंदर है पिछले जो है पूरे साल के अंदर जो है तकरीबन कोई 1 लाख के करीब में लोग अफेक्ट हुए थे, और पिछले जो 15 दिन के अंदर ये 1 लाख से तकरीबन जो है उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अंदर अफेक्टेड हो गए हैं, और उसमें से आधे जो हैं यानी कि कोई 2000 के करीब में वो उनकी डेथ भी हो चुकी है, जबकि पिछले ओवरऑल ले गया कोई 4000 करोड़ के अंदर 15 दिन के अंदर जो 2000 के लोग के अंदर डेथ वगैरह होने। तो कहने का मतलब यह है देर जो है इन हेल्थ के अंदर हेल्थ एरिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या
हमें नहीं चाहिए कि मतलब जो है बहुत है ज़्यादा मंदिरों मस्जिदों वगैरह करने के लिए हमें चाहिए क्या, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल ही हमारे जो है हमारे लिए इबादत है, हॉस्पिटल ही आपको ये सेव करते हैं। नहीं तो आमतौर पर जो मंदिर तो हैं ऐसे ज़माने के अंदर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब बंद रह जाते हैं, बंद कर देते हैं अम्मी कभी जाने के लिए। तो हॉस्पिटल ज़्यादा बनाने के लिए हमें जो है ऑक्सीजन वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, हर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट वगैरह जाना चाहिए, हमें इंक्लूड करना चाहिए, नर्सें ज़्यादा होना चाहिए, हमें जो है वार्ड बॉय ज़्यादा करने के लिए हमें डॉक्टर जाना चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर 1.5 के बजाय जो है मिनिमम जो है, क्योंकि ये हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है स्पेंडिंग 1.5 नहीं किया जाएगा, वो हेल्थ के अंदर सेक्टर के अंदर जो है और ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा। हो सकता है कि 5, हो सकता है 7% के अंदर, ताकि वो ये हेल्थ के अंदर हमें कुछ सेंटर के ऊपर ना देखना पड़े कि नहीं हमें आप पतला जॉब चाहिए, हम दूसरी जगह पर अपने करेंगे। पर हेल्थ सेक्टर को जो है स्ट्रेंथन करना एक बहुत बड़ा जो है हमारा उद्देश्य रहेगा। लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि आई होप ये सभी जो आपने अभी जो सुना है, ये आपने जो कहा है, आपके सुझाव भी आ जाएंगे, आपके जो फीडबैक है पता लग जाएगा, और इसको आप अपने और जो आपके जानकार हैं और जो अपने फ्रेंड वगैरह हैं और आपके जो जानकार हैं उनके साथ में बातचीत करिएगा। है एक के बाद में एक करने ही आगे जो है बढ़ते जाता है। जो है ना, कहते हैं ना कि हार कब बनता है, जब एक के साथ में एक मोती उड़ता रहता है तभी वो हार बनता है। तो ये जो है लोकनीति का हार तो तभी बनेगा जब एक के साथ में एक जुड़कर एक अच्छा हार बनाएंगे और उसी को आगे वो तरक्की कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो आपने आया, अपना कीमती समय दिया और इस जो हमारा जो प्रपोजल था उसको आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच सर। अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ एक प्रश्न आए हैं, शुड आई टेक अप सर? यस यस, गो अहेड प्लीज। थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न है, when and how do you think your plan be implemented? Don't you feel the present government will oppose? ये प्लान प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने के लिए नहीं बना है, ये प्लान लोक नीति का प्लान बना है। लोक नीति के माध्यम से उत्तराखंड में आने वाले क्षमा चाहता हूँ समय में लोक नीति में लोग जुड़े, लोक नीति इलेक्शंस लड़े उत्तराखंड में, लोक नीति की सरकार वहां पे बने, तभी यह संभव है इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये अभी सरकार को देने का प्रपोजल देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत गहन अध्ययन और समझ की जरूरत है और वही लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, एनिमल हस्बेंड्री में भी 25,000 जॉब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गैलेक्सी A20 ने कहा है, बिल्कुल इसको ऐड किया जाएगा। जैसे कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि एक टेंटेटिव खाका है, इस पे रिफाइनमेंट और होनी है और एरियाज एंड सेक्टर्स ऐड होने हैं, तो संभावनाएं इससे ज्यादा बढ़ेंगी। जितना हम कह रहे हैं इससे ज्यादा कहीं स्कोप एम्प्लॉयमेंट का बढ़ाया जा सकता है। एक और प्रश्न है, उत्तराखंड में हजारों संविद कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या कार्यक्रम है जो 10-15 साल से परमानेंट के लिए लड़ रहे हैं? ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की शायद बात हो रही है जो गवर्नमेंट ने काफी समय से रखे। मेरी सूचना के अनुसार लगभग 70,000 लोग गवर्नमेंट में, उत्तराखंड गवर्नमेंट में ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काफी सालों से लटके पड़े हैं। तो उनकी स्किल्स को एक बार देखने के बाद, लोक नीति के आने के बाद उनको सही तरीके से समायोजन उनका होना चाहिए, उनकी स्किल के हिसाब से, या उनको अगर छोटी मोटी ट्रेनिंग की जरूरत और पड़ती है तो दी जाए और उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी सरकार को यह हक नहीं होना चाहिए कि 10-15 साल तक एक लंबे अवधि में जो प्रोडक्टिव टाइम लाइफ का होता है उसको वैसे ही आप घसीटते रहें कि आपने आदमी तरक्की का जीवन की करेगा। तो वो एक सहारा और स्पष्टता के साथ उनको देना बहुत जरूरी है। और अगला एक प्रश्न है, हाउ टू क्रिएट गवर्नमेंट जॉब इन उत्तराखंड स्टेट विद द कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट। हाँ, ये डॉक्टर पवन जी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन
की ही बात हो रही है, रेदर गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर लोक नीति की सरकार वहां पे बनती है तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होंगी। प्रेम जी कहते हैं आपको कुछ कहना है। प्रेम पंचोली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी आप अगर अवेलेबल हैं तो आपसे बात की जा सकती है। एंड राकेश जी ये कहते हैं, इज इट पॉसिबल टू गेट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू स्टार्ट सेटअप फॉर इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम? कि गवर्नमेंट की कुछ स्टार्टअप की कुछ स्कीम है और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को भी कुछ लोन की स्कीम है, लेकिन ये सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की आज की डेट में बहुत समय खाने वाली स्कीम्स है, समय बहुत लेती हैं, और जब तक वो सपोर्ट मिलती है तब तक वो इंटरेस्ट जो है आदमी का खत्म हो जाता है। वैसे अवेलेबल हैं, उनके लिए कोशिश की जा सकती है, बट अन्यथा लोक नीति के माध्यम से ये सारी व्यवस्था बहुत आसान हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की हम हसल फ्री प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब व्यवस्थाएं अगर लोक नीति आती है तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। एक अगला एक सुझाव है, सोलर एनर्जी एंड mini hydropower project is also a good sector for self-employment in the village level. हाँ, ये उत्तराखंड में देखना पड़ेगा, बिकॉज उत्तराखंड की जो हिल्स हैं वो बहुत अभी फ्रेजाइल हैं, यंग हिल्स हैं, तो वहाँ पे ऐसे माइक्रो प्रोजेक्ट्स, मिनी की जगह माइक्रो की हम बात जरूर करेंगे, जहाँ पे एक्सकेवेशन मिनिमाइज करनी पड़े, जो आई मीन इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए और इसको हार्नेस किया जा सकता है। अच्छा आइडिया है। एक अगला सवाल है हमारे पास, 6 महीने से जॉब नहीं है तो क्या करें? इसके बारे में हम अलग से बात करें कि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के घर में बैठना पड़ रहा है, तो इसके बारे में हम अलग से, मुझे लगता है हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और इंडिविजुअल जो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से हम अलग से बात करेंगे। प्रेम जी कह रहे हैं उत्तराखंड में उपल विभाग का क्या औचित्य है, जबकि सेवा योजना कार्यालय में पहले से ही कार्यरत है, सेवा उपलब्ध करवाने के लिए ये राज्य में लोगों को बांट रहा है। ये मुझे प्रेम जी आपकी बात समझ नहीं आई, आपको मैं अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज अपनी बात कहें, क्या कहना चाह रहे हैं आप यहाँ पे? प्रेम पंचोली जी। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड में जो क्लेश बन रहा है, जब से उत्तराखंड राज्य में खंडूड़ी जी चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने एक विभाग को इजाद किया उपनल नाम से, और ये विभाग जो है तमाम सरकारी विभागों में जो है संविदा पे कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। इससे पहले उत्तराखंड में सेवा योजना कार्यालय है, जहाँ लोग अपना सर्टिफिकेट जमा करते हैं, अपना डिप्लोमा जमा करते हैं, अपनी डिग्री जमा करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब सरकार के तमाम विभागों में जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू होते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन जो सेवा योजना कार्यालय में होता है वो उसको लगा करके लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं। लेकिन जब से उपनल विभाग आया तब से उत्तराखंड राज्य में क्लेश पैदा हो गया है। कभी ये उपनल विभाग क्या करता है कि जो मिलिट्री से रिटायरमेंट है उन बच्चों के लिए है, वो उनको एम्प्लॉय दे, कभी इसको खोल देते हैं कि पब्लिक के लिए खोल दिया है। तो इस विभाग ने पूरा झगड़ा पैदा किया हुआ है। जी पंचोली साहब, फिल्टर करने की जरूरत है। और हमारी जो आप लोक नीति की बात करते हैं, जो लोक नीति की बात आप कर रहे हैं, जब सेवा योजना कार्यालय ऑलरेडी है, जब से संविधान बना, जब से देश आजाद हुआ, तब से जो सेवा योजना कार्यालय है, तो इस उपनल विभाग की तो कोई जरूरत नहीं है। जी पंचोली जी, आपका जो कंसर्न है बहुत वैलिड है। इस बारे में अभी कमेंट करना तो जल्दबाजी होगी। अगर राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी को मौका मिलता है उत्तराखंड की सेवा करने का, जाहिर सी बात है इसमें रैशनल के बेस पे, रैशनैलिटी के बेस पे देखा जा सकता है, और जो जिसकी जरूरत नहीं है उन
खर्चों को कम किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। आपका जो कंसर्न है इट्स रियली गुड, और इस पे अगर मौका मिलता है तो इस पे वहां की जो सरकार है, लोक नीति की अगर बनती है वो सरकार इस पे जरूर एक्शन करेगी। थैंक यू वेरी मच। अगला एक सुझाव, रेदर इट इज remarks. It was very well structured presentation, jobs in plenty with thought and vision. Identification of talent for the job has to be searched. Proper knowledge along with talent will be helpful for the job. Thank you, Dr. Saab, for this guidance and the remarks. Thank you very much. इसी दिशा में ही आगे काम करना पड़ेगा, और राइट टैलेंट को राइट जगह में लाने के लिए प्रयास डेफिनेटली किए जाएंगे। अगला, सर आई बिलोंग टू राजस्थान, कैन आई बी एलिजिबल फॉर गेटिंग जॉब इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में जॉब लेने के लिए अभी IIRD ने टिस के साथ बातचीत की है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उत्तराखंड में कुछ इंटरवेंशन को लेकर। अगर उस प्लान में आप फिट इन होते हो तो वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। थैंक यू। एंड अगला एक रिमार्क्स है, गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम फिजिक्स ऑनर्स, सो व्हाट आर द फील्ड विच इज अवेलेबल फॉर माय डिपार्टमेंट? फिजिक्स डिपार्टमेंट से आप हैं, फिजिक्स से जुड़े हुए काफ़ी सारे काम हैं, इवन जो साइंटिफिक इंटरवेंशन भी वहाँ पे और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी करने की ज़रूरत है, और टीचिंग भी एक एरिया है। काफ़ी एरियाज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है विद टाइम टू कम। जैसे जैसे व्यवस्था होगी, समय होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, तो जब उस स्थिति में हम पहुंचेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, उस वक्त डेफिनेटली इस पे बात की जा सकती है। बट अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला है एजुकेशन सिस्टम टू स्किल डेवलपमेंट टू कनेक्ट करना होगा। एजुकेशन विद स्किल डेवलपमेंट, हम एजुकेशन की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी लोक नीति के विजन में ये है कि स्किल्स को एजुकेशन के साथ पैरेलली कैसे आगे लेके चलना है, और फीडबैक का लिंक भी आपके पास है। एंड पुष्कर लिख रहे हैं, आई बिलोंग टू बायोटेक्नोलॉजी। जितने भी डिसिप्लिन्स हैं पढ़ाई के, सभी के लिए इसमें कोई ना कोई रोल डेफिनेटली होगा। तो जब भी हम इस पे आगे बात करते हैं तो डिटेल में इस पे फिर से चर्चा करेंगे। तो आई थिंक जितने सभी के कुछ कमेंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, उन पे बात ऑलरेडी हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर और कोई फर्दर, एक और मैसेज आए हैं, आई बिलोंग टू बायोटेक्नोलॉजी, ओके थैंक यू, चलो थैंक यू वेरी मच। अगर और कोई प्रश्न नहीं है, आई वुड लाइक टू टेक परमिशन टू क्लोज दिस सेशन विद द रिमार्क्स दिस कि आपको अभी जो फीडबैक का लिंक आया है, उस लिंक पे आप जरूर अपने रिमार्क्स दीजिएगा, वहाँ पे आप जरूर अपनी बात कहिएगा जो भी आपको लगा। और आने वाले टाइम में ऐसे वेबिनार्स को हम और चाहेंगे कि प्रमोट करें, अलग अलग विषयों पे बात करें। इवन एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो आज हमने प्लान डिस्कस किया है, ये फर्दर कैसे जमीन पर उतरेगा, उसकी क्या तैयारियां हैं लोक नीति के पास, उस पर भी एक फर्दर वेबिनार की संभावनाएं बनती हैं, जहां पे बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कंप्लीट तरीका है इसको लागू करने का। इम्प्लीमेंटेशन की जो तैयारियां हैं वो भी आपसे साझा की जा सकती है आने वाले टाइम में, उस पर भी बात हो सकती है, और अन्य विषयों के साथ भी हम द्वारा आपके साथ आना चाहेंगे। तो अगर मुझे लगता है आप कोई और प्रश्न नहीं दिखता है, मैं द्वारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला, 1 घंटे के लिए इस वेबिनार में जुड़े रहे, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया, और धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब का, सर आपकी ब्लेसिंग्स ने जो उत्साह पैदा किया, इससे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपकी अनुमति हो तो इस सेशन को सर यहीं पे संपन्न किया जाए। थैंक यू वेरी मच, वेल डन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे हम विराम देते हैं। वंदे